0.1 limitation of resonance, अनुनाद की सीमा, अच्छा फास्ट करके लिखिएगा, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की सीमा, लिखो ABCD करके लिखो। यदि किसी एटम के पास एक से अधिक लॉन पेयर हों, यदि किसी एटम के पास एक से अधिक लॉन पेयर हों और वह लॉन पेयर रेजोनेंस में हों तो उस एटम का केवल एक लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। तो उस एटम का केवल एक लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। ओके, ये बात याद रखना आपको। जैसे लाइक एग्जाम्पल, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। देखो, ये ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम के पास दो लॉन पेयर है और आपको इस ऑक्सीजन एटम का दोनों लॉन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस में दिख रहे होंगे, है ना। ये लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये भी लॉन पेयर पाई के साथ रेजोनेंस में दिख रहा होगा और ये भी लॉन पेयर पाई के साथ रेजोनेंस में दिख रहा है। अर्थात इस एटम के पास दो लॉन पेयर है और दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो दोनों लॉन पेयर यदि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब नहीं कि दोनों का दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में चले जाएंगे, सिर्फ एक लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, है ना। यही हमने लिमिटेशन लिखाया। यदि किसी एटम के पास एक से अधिक लॉन पेयर हो तो वह, और उस एटम का लॉन पेयर रेजोनेंस में होगा तो वह एटम सिर्फ एक लॉन पेयर को रेजोनेंस में भाग या पार्टिसिपेट करेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर है, दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन दो में से केवल एक लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। इतना ही नहीं, यदि इस एटम के पास तीन लॉन पेयर भी रहता, जैसे लाइक एग्जाम्पल CH डबल बॉन्ड CH फ्लोरीन, इस एटम के पास तीन लॉन पेयर है और तीनों लॉन पेयर पाई के साथ रेजोनेंस में है, हाँ, तो यह एटम तीनों लॉन पेयर को रेजोनेंस में नहीं भेजेगा, सिर्फ कितने लॉन पेयर को, एक लॉन पेयर। एटम के पास एक लॉन पेयर हो या दो लॉन पेयर हो या तीन लॉन पेयर हो, तीन लॉन पेयर से किसी के पास ज़्यादा है भी नहीं, कितनों भी लॉन पेयर एटम का रेजोनेंस बढ़ेगा तो वह एटम सिर्फ और सिर्फ कितना लॉन पेयर को रेजोनेंस भेजेगा, एक भेजेगा। याद रखोगे। तो यहाँ पे कहना चाहिए एक लॉन पेयर रेजोनेंस में और एक लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो हम बोलेंगे जो लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा उसे हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाते हैं। ये डीलोकलाइज होगा तो ये मेरा लोकलाइज्ड रहेगा, लोकलाइज्ड का मतलब क्या, स्थिर रहेंगे। एक डीलोकलाइज कर जाएंगे, स्थान चेंज कर लेगा, लेकिन एक लोकलाइज रहेगा। तो कुल दो लॉन पेयर है, दो लॉन पेयर में से कितने लॉन पेयर रेजोनेंस में गया, एक। तो इसी आधार पे हमको ये बताइए इस पूरे मॉलिक्यूल में कुल कितने रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ से एक लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, दो, और एक पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और एक पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, चार।
उसी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इसलिए बोल देते हैं जो अपने पोजीशन को चेंज करता हो उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता हम उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है, लोकल है। लोकल मतलब क्या, स्थिर है, लेकिन जो चेंज कर जाएगा उसको बोलेंगे। तो इसके पास कितनी कुल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना बोलोगे? बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 4 है। 3 लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर में से केवल 1 लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, नहीं तो 1 लॉन पेयर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 4। मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर है क्या? और दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में है। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। जब ये लॉन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस में जा सकता है तो ये भी तो लॉन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस जा सकता है। तो जब इस एटम का दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में, तो क्या ये एटम दोनों लॉन पेयर को रेजोनेंस भेजेगा? नहीं, किसी एक को भेजेगा। ओके, तो यहाँ से 1 लॉन पेयर रेजोनेंस में चलेगा, 1 लॉन पेयर रहेगा, 1 लॉन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा। तो बताइए इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन? हाँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि रिंग के तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। 2 2 4 2 6 2 8। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। लिख लो जल्दी से। तो इसी बहाने आपको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए आना चाहिए। मॉलिक्यूल में कितनी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, कितनी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन से। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन लिख लो, स्थानांतरित। क्योंकि ना आपका लैंग्वेज अलग है, अब वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अलग शब्द था ना, तो मतलब ना आप अपने भाषा में बताते हैं, वहाँ समझ नहीं पा रहे थे, तो सर से पूछना पड़ा था, बोलते वहाँ जानते हैं तब लिखते। डीलोकलाइज को या रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को अनुदानित करो। मास्क खोल लो, थोड़ा मास्क खोलते तो अच्छे लगते हो। हाँ, क्या दिक्कत है? खोल लो टोपी को, खोलिए मास्क को। ये परिचलन चल चुका है, मास्क लगा लेते तो हमें नहीं मालूम चलता है आप हंस रहे कि रो रहे हो, तो इसलिए पता चलना चाहिए। मास्क खुलवाने का एक ही मकसद है कि आपके मुंह से आवाज़ आना चाहिए, और कोई मकसद नहीं है। यस, थोड़ा फास्ट करके लिखिएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, बस इतना याद रखना है। यदि किसी एटम के पास 1 से अधिक लॉन पेयर रेजोनेंस में रहेगा, तब पर भी वह एटम सिर्फ और सिर्फ 1 लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेजेगा, बाकी लॉन पेयर को अपने पास ही रख लेगा। चिन्हित कर लो डीलोकलाइज, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेता है। और इसी तरह का छुट्टी के बाद क्लास चलेगा। 1 घंटा रिवीजन होगा और 1 घंटा आपकी क्लास होगी। छुट्टी जब होगा हम बता दूंगा आपको। तो 6 से 7 आपकी क्लास चलेगी और 7 से 8 आपका रिवीजन चलेगा। तो उसमें 6 का मतलब 6 ही होता है, 6 का मतलब 6 15 भी नहीं होगा। यस, आप पढ़ो ना, अभी छुट्टी लंबा समय है। 3 तारीख को जानते हो? बस उसी समय होगा। क्या बोले? छठ में बीजी तो रहेंगे, तो हम कहाँ आपको छठ में क्लास करवा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन चलता रहेगा आपका, टेंशन मत लेना। हो गया? लिखो नंबर बी लिखिए। यदि किसी एटम के पास 1 से अधिक पाई बॉन्ड होगा
यदि किसी एटम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड होगा, यदि किसी एटम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड होगा, यदि किसी एटम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड होगा और वह पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होगा, 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 तो उस एटम का केवल एक पाई बॉन्ड, तो उस एटम का केवल एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। तो उस एटम का केवल एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड है। साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, दो पाई है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड इस पाई के साथ रेजोनेंस में है। यदि एक पाई इस पाई के रेजोनेंस में है तो दूसरा पाई भी तो इसी पाई के साथ रेजोनेंस में, क्योंकि दोनों का पोजीशन तो सेम ही है। तो इस एटम के पास कितने पाई बॉन्ड है? दो, और दोनों का दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो जब इस कार्बन एटम का दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है तो इसका ये मतलब नहीं बनता है कि कार्बन दोनों के दोनों पाई को रेजोनेंस में भेज दे। सिर्फ कितना भेजेगा? एक। इसी मान लो इसके पास 3 पाई भी रहता, हालांकि किसी एटम के पास आज दिन तक 3 पाई रहा ही नहीं है ना। तो यदि किसी एटम के पास 3 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, 1 पाई रहे, 2 पाई रहे, कितनों पाई रहेगा, इतना याद रखना है कि वह एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में भेजेगा, बाकी पाई बॉन्ड को अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है और बाकी एक पाई बॉन्ड स्थिर रहेंगे। आप केमिकल स्ट्रक्चर भी बनाते होंगे, देखते होंगे, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते थे, डबल बॉन्ड दिखता था। तो कितने पाई रेजोनेंस में जा रहा है? एक पाई यहाँ से जाएगा और इधर से भी एक रेजोनेंस में। तो कुल मिलाकर के बोलिए कितनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ से एक पाई बॉन्ड जाएगा तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हालांकि एक सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी तो हम पाई की बात करना। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, इधर से एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कुल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? 4। ओके, फटाफट। यदि आप अच्छे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस, तो भाषा लिखा ही दिया आपको ना, एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में रहेगा, एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं रहेंगे। हाँ, लिखा दिया, भाषा तो लिखा ही दिया। ये लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। सीमा का ये अर्थ होता है कि सीमा को पार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लॉन पेयर रेजोनेंस में तो सारे लॉन पेयर रेजोनेंस में चले जाएंगे। एक लिमिटेशन होती है जाने का, सिर्फ एक से अधिक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब नहीं होता है कि सारे के सारे पाई रेजोनेंस में तो सारे के सारे पाई रेजोनेंस में चले ही जाएंगे। एक सीमा होती है जाने का, कितना? 1 हो गया। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन खोज लेंगे ना, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 4। नेक्स्ट सी, यदि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो, यदि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो, यदि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो और दोनों रेजोनेंस में हो, और दोनों रेजोनेंस में हो, और दोनों रेजोनेंस में हो,
ये भाषा समझ में आया जो हमने अभी लिखा है? एक एटम है, उस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, और इसका मतलब क्या, दोनों रेजोनेंस मतलब क्या, पाई भी रेजोनेंस में है और रेजोनेंस, ऐसा भाषा है ना। और दोनों रेजोनेंस में हों तो उस एटम का, दोनों रेजोनेंस में हों तो उस एटम का केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। तो उस एटम का केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। उस एटम का केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। जैसे लाइक एग्जाम्पल देखो, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है ना। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी है और इसी नाइट्रोजन के पास एक पाई बॉन्ड भी है। और देखो इस नाइट्रोजन एटम का लॉन पेयर भी इस पाई के साथ रेजोनेंस में, और इस नाइट्रोजन एटम का पाई बॉन्ड भी रिंग के पाई के साथ रेजोनेंस में। अर्थात नाइट्रोजन का लॉन पेयर भी रिंग के पाई के साथ रेजोनेंस में और नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड भी पाई के साथ रेजोनेंस। जिसका मतलब है यह एटम किसको रेजोनेंस भेजेगा, पाई को भेजेगा। किसको भेजेगा, पाई को रेजोनेंस भेजेगा। अर्थात ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड रहेंगे। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस में भाग, नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे। तो भाग कौन लेगा इस एटम का, पाई लेगा। ओके, तो बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है। ये पाई तो रेजोनेंस में भाग लेगा ही लेगा, तो इस एक पाई से 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहाँ से 2 रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। रिंग का तीनों पाई का पाई रेजोनेंस में है, तो कुल कितने डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, रिंग के अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। एक बाहर से मिले, 2 बाहर से मिलेगा, तो कुल कितना हो जाएगा, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 8। जैसे एग्जाम्पल और एक, पहले आप चेक करिए क्या मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या नहीं है। तो रेजोनेंस में तो दिख ही रहा होगा आपको। इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी है, नाइट्रोजन है तो लॉन पेयर रहेंगे। देखो इस नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी है। और जानते हो इस नाइट्रोजन एटम का पाई भी पाई के साथ रेजोनेंस में है। हालांकि ये पाई इसके साथ भी रेजोनेंस में आपको दिख रहा होगा, और ये पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में भी दिख रहा होगा। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस एटम का पाई भी रेजोनेंस में, और इस एटम का लॉन पेयर भी आपको रेजोनेंस में दिख रहे होंगे। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई, लॉन पेयर और पाई के बीच में क्या एक सिंगल है। तो इसका ये मतलब नहीं बनता है कि किसी को भी रेजोनेंस में भेज देगा ये। ठीक है, इस एटम का पाई भी रेजोनेंस में, लॉन पेयर भी रेजोनेंस में, तो इसका मतलब नहीं बनता है कि किसी को भी भेज देगा। एक सीमा होती है भेजने की, तो किसको भेजेगा, पाई को भेजेगा। ओके, अर्थात ये लॉन पेयर जो रहेगा लोकलाइज्ड रहेगा, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेते उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, स्थिर, लोकलाइज्ड रहेंगे, अर्थात अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। और डिलोकलाइज हम उसको बोलते हैं पोजीशन को चेंज करता है। तो बताओ इसमें कितने पाई रेजोनेंस में चला गया, 3 पाई मीन्स कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट, आपको खोजने के लिए आना चाहिए, लिमिटेशन भी याद रखो, साथ साथ आप डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को भी मॉलिक्यूल में खोजने के लिए आना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। लिखो,
नेक्स्ट लिमिटेशन, एक और लिमिटेशन है रेजोनेंस का। तो फोर्थ लिमिटेशन हमने ये बोला, यदि किसी एटम के पास अब देखना, यदि किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी हों और लॉन पेयर भी हों, दोनों हों, और उस एटम का दोनों रेजोनेंस में हों, तो उस एटम का लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। ओके, ये बात याद रखना है। जैसे लाइक एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CHO-। अब चेक करो, इस ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चार्ज दिख ही रहा है, साथ साथ इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी है। ऑक्सीजन है तो लॉन पेयर रहेंगे। अच्छा है, नेगेटिव चार्ज हो गया था और लॉन पेयर की संख्या हो सकता है बढ़ गया हो, नहीं तो चेक कर लिया करो। ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका एटॉमिक मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, खुद का 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 में से केवल एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने यूज किया है। पक्का? अभी भी इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 लॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 लॉन पेयर। और यदि लॉन पेयर में आपने 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है, तो इसी लॉन पेयर में नेगेटिव चार्ज वाला भी इलेक्ट्रॉन शामिल है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? हाँ, फोकट करा मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेचर का होता है। यदि ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो आपको समझनी चाहिए क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो समझिए एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो आप 7 इलेक्ट्रॉन कह देते हो। 6 अपना, एक गेन किया है, तो गेन किसके आधार पे कहा? नेगेटिव चार्ज के आधार पे तो कहा ना। इलेक्ट्रॉन कैसा है? पार्टिकल है वो। इलेक्ट्रॉन तो जस्ट एक नेम है, वह एक पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस लॉन अभी जो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाए हो, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया आपने बोला ऑक्सीजन पास अभी भी 6 का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड कैसे बना लिया? तो बॉन्ड बनाया होगा तो उसमें भी तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा। तो जब 6 बोल रहे कि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा ही रहे हो, तो बॉन्ड को कैसे बनाया? तो उसी में से यूज किया है। तो टोटल इसके पास कुल कितना है? 7। 6 अपना है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 7 में से इन्होंने एक यूज कर लिया। अभी भी कितना बचा है? 6 जो बोल रहे हो कि 6 अपना बोल रहे हो या फोकट का भी शामिल है? 5 यदि आप बोल रहे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 में से 5 इसका अपना होगा और एक एक्स्ट्रा वाला होगा। ओके, तो कुल कितना हो गया? 6। इसलिए हम फोकट वाला यहीं पे हम शामिल कर लिया, क्योंकि एटम कभी नहीं चाहता कि दूसरे एटम वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसी अदर एटम के साथ हम बॉन्ड बनाऊं। वो चाहता अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करे? साझेदारी करे। कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है? अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन में किसका इलेक्ट्रॉन है? 5 का अपना होगा और एक एक्स्ट्रा होगा। तो इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी है और इस एटम के पास लॉन पेयर भी है, दोनों चीज़ें, और दोनों का दोनों रेजोनेंस में है। इस एटम का नेगेटिव चार्ज भी आपको रेजोनेंस में दिख रहा होगा पाई के साथ, और इस एटम का लॉन पेयर भी रेजोनेंस। क्या किसी को भी भेज देंगे? नहीं, जब भी भेजेगा तो किसको भेजेगा? लॉन पेयर को भेजेगा। तो इसका मतलब है 3 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर मेरा डीलोकलाइज करेगा, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड रहेगा। नहीं, इंडिकेट कर लो थोड़ा सा, लोकेलाइज्ड लिख लो। तो कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक लॉन पेयर यहाँ जाएगा। कुल डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लिखो। ये रेजोनेंस का एक सीमा होता है, इसको थोड़ा याद रखना है।
अभी आप सिर्फ लिमिटेशन ही नहीं पढ़ा, बल्कि आपने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करने के लिए सीखा। हो जाएगा। चलो, कंडीशन ऑफ 0.2, ये लिमिटेशन था, लिमिटेशन खत्म हो गया है। 0.2 कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी। बच्चों, मॉलिक्यूल को चेक किया जाता है कि मेरे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। इसका हिंदी पहले लिखो, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी का हिंदी क्या होता है? समतलीय, समतलीय का शर्त, समतलीय का शर्त, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, समतलीय का शर्त। आपको चेक करने के लिए कहेगा, चेक करिए कि दिए गए मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, समतलीय है या असमतलीय है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो प्लेनरिटी का कुछ शर्त होती है, कुछ कंडीशन होते हैं। यदि मेरे मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन sp या sp2 हो जाए, कि किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन sp या sp2 होगा, या तो सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp ही हो, मॉलिक्यूल में उपस्थित सारे एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp ही हो, या उस मॉलिक्यूल में उपस्थित सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 ही हो, या फिर मिक्स हो, sp हो या, तब पर भी बोलेंगे मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला? यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन, सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp हो जाए, प्लेनर कहलाएगा, या सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 भी हो जाएगा, प्लेनर कहेंगे, या फिर उस मॉलिक्यूल में कुछ एटम का हाइब्रिडेशन sp है और कुछ एटम का sp2 भी है, तब पर भी उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? प्लेनर है। हाँ, यदि इस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो उसे हम प्लेनर नहीं करेंगे, बल्कि उसे नॉन प्लेनर कहेंगे। ये तो याद रखोगे। क्या आपने बोला? थोड़ा जल्दी बोलो। सारे एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp हो जाए, या तो sp2 ही हो जाए, या फिर मिक्स हो, sp या हो तो दो ही हों, या तो sp हो या तो 2 हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में यदि एक भी एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा तो हम वैसे मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर कहेंगे। इतना याद रखोगे। और आपको मालूम होगा, हम ऐसा इसलिए बोलता हूँ, ऐसे इसलिए कुछ नहीं लिखा देता हूँ, ऐसा इसलिए बोलता हूँ, आपने देखा था जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp था, उस मॉलिक्यूल का शेप लीनियर था। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। रैखिक मेरे प्लेन में रहते हैं, ना कि वो 3D में चले जाते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 था, उस मॉलिक्यूल का शेप ट्रायगोनल प्लेनर आता था। कैसा था? मेरे जो ट्रायंगल है वो प्लेन में है, मीन्स 2D में है। इसलिए हम बोलता हूँ यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का, और अच्छा है ना, ट्रायंगल से भी ज़्यादा प्लेनर मेरा लीनियर है। लीनियर तो उसके पास तो एक डायमेंशन है, हम दो डायमेंशन को प्लेनर कहते हैं, x और y को। ये आपका क्या है जी? प्लेन है। हाँ, जिसमें sp3 आता था उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता था, जा डायरेक्शन में मूव करता था, तो मेरा नॉन प्लेनर है, वो प्लेन में नहीं है सारा मॉलिक्यूल। ओके, तो याद रखना, यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp हो या sp2 हो, या फिर मिक्स भी हो गया, तब पर भी बोलेंगे प्लेनर है। ठीक है, sp भी प्लेनर होते हैं और sp2 भी
प्लेनर भी होते हैं। तो लिखो, यदि किसी मालिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो, ऐसे लिखो, या तो sp ही हो, प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp ही हो या sp2 ही हो, प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp ही हो या sp2 ही हो, या उस मॉलिक्यूल में कुछ एटम का हाइब्रिडेशन या उस मॉलिक्यूल में कुछ एटम का हाइब्रिडाइजेशन या उस मॉलिक्यूल में कुछ एटम का हाइब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल में कुछ एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp हो और कुछ का sp2 हो और कुछ का sp2 हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल कहते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल कहते हैं। ब्रैकेट में डाल सकते हो, समतलीय अणु कहते हैं। समतलीय अणु कहते हैं। क्वेश्चन बना लो थोड़ा सा। देखिए, दिए गए मॉलिक्यूल, क्वेश्चन लिखिएगा, दिए गए मॉलिक्यूल में कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर है? कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर है? दिए गए मॉलिक्यूल में से कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर है? आपको चेक करना है मेरे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो चेक करो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को हमें यदि चेक करना रहेगा कि प्लेनर है या, कुछ नहीं करेंगे, उस मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। क्या आपको हाइब्रिडेशन निकालने नहीं आता है? हाइब्रिडेशन निकाल लीजिएगा, निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूल में एटम का हाइब्रिडेशन sp या sp2 आया है या नहीं आया है। यदि आया होगा तो मॉलिक्यूल के बारे में कहिएगा प्लेनर है, यदि नहीं आया होगा तो मेरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। बस कॉन्सेप्ट उठाएंगे हाइब्रिडेशन का। हाइब्रिडेशन को यूज करते हुए हम लोग चेक कर लिया करेंगे कि मेरे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। बताओ इसका हाइब्रिडेशन अब शॉर्टकट से ही निकालो। कार्बन एटम के लिए हम शॉर्टकट भी सिखा ही दिया है, कोई जरूरत नहीं कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर खोजिए तब हाइब्रिडेशन बताइए। sp2 होगा शॉर्टकट। क्या हाइब्रिडेशन आप हाइब्रिडेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते समय दो मेथड आप लगा लेते हो, कभी लॉन्ग कट मेथड से जाते हो, कभी शॉर्टकट मेथड से। लॉन्ग कट मेथड सारे के लिए वैलिड होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड सिर्फ एक के लिए वैलिड है, सिर्फ कार्बन के लिए। वो कार्बन के लिए तभी वैलिड होता है जब वो न्यूट्रल हो। ऐसे शॉर्टकट सबके लिए तो वैलिड है भी नहीं, शॉर्टकट सबके लिए वैलिड है भी नहीं। यदि वैलिड है भी तो सिर्फ एक के लिए है। किसके लिए? तो कार्बन के लिए। उस कार्बन के लिए भी वैलिड है ना, तो तभी तक कार्बन के लिए भी वैलिड होता है जब कार्बन मेरा न्यूट्रल हो। लेकिन कार्बन पे प्लस और माइनस चार्ज आता है तो वहाँ पे हम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिसाइड करने लगते हैं। तभी तो शॉर्टकट आप लगा सकते हो। शॉर्टकट में क्या देखते हैं, एक पाई रहेगा sp2, दो पाई रहेगा sp, एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा sp3। अभी हमको पाई देखनी चाहिए, शॉर्टकट लगा रहे। बताइए इस कार्बन के पास कितने पाई होगा? एक पाई। डबल बॉन्ड से इसे
1 पाई मिलेगा, 1 पाई मिलेगा तो ऑप्शन क्या बोलोगे? sp। एस 1 पाई मिलेगा तो sp2। ओके नहीं, तो देखो यहाँ भी शॉर्टकट लग जाएगा, तो शॉर्टकट में सिग्मा को ढूंढेंगे या पाई को ढूंढेंगे? पाई को। चेक करिए इसके पास कितना पाई है। देखो इस कार्बन को इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, पीछे से मिलेगा। कितना पाई मिलेगा? डबल बॉन्ड से कितने पाई मिलता है? 1 पाई। जब 1 पाई बॉन्ड है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अब इधर आ जाओ, यहाँ भी शॉर्टकट लग ही जाएगा, तो शॉर्टकट में पाई को ढूंढोगे। देखो इस कार्बन को पीछे से तो पाई मिलेगा नहीं, आगे से मिलेगा, तो इस कार्बन को कितनी पाई मिलेंगे? 2 पाई मिलेगा, तो ऑप्शन क्या बोलोगे? sp। चेक करो इसको थोड़ा सा, इसके लिए तो शॉर्टकट नहीं लगाओगे, मेथड से चलो। नाइट्रोजन परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके बाद तुम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 में से इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को यूज भी कर लिया है, बचा है कितना? 2 का मतलब होता है लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 1 ही मिलेगा। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा, तो ट्रिपल बॉन्ड से कितना सिग्मा मिलेगा? लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो ऑप्शन क्या बोलोगे? sp। इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम थे सारे एटम का ऑप्शन या तो sp आया है या तो ऐसे मॉलिक्यूल को कौन सा मॉलिक्यूल कहोगे? प्लेनर मॉलिक्यूल। ओके, लिखते चलो, फटाफट चेक करते चलेंगे। पालक, बेटा ये आपको समझ में आना चाहिए, अल्कीन है ये नहीं, कोई है कुछ, इसका मतलब क्या? कुछ किसी भी मॉलिक्यूल को हम कुछ चेक कर लेंगे, अल्कीन अल्काइन को ही चेक करेंगे क्या? हाँ, चेक करो तो प्लेनर है या नहीं प्लेन, तो प्लेनर या नॉन प्लेनर है तो कहाँ दिमाग को लेके चले जाओगे? ऑप्शन पे लेके चले जाएंगे, ऑप्शन निकालेंगे, sp2 हो जाएगा। तो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? अल्काइन, ऑप्शन क्या होगा? sp हो जाएगा। sp कैसा हो जाएगा? प्लेनर। ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चेक करो कैमरा में कैद हुआ कि नहीं हुआ? ये कैमरा में कैद हुआ? हाँ, चलो चेक करो ये प्लेनर है या नहीं है। इस कार्बन का ऑप्शन निकालोगे, sp2। 1 पाई है, एक बार भाई 1 पाई है, तो कैसा होगा? आ जाएगा। जल्दी जल्दी स्पीड में। चार, प्लेनर है, समतलीय है, मिटाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। चेक करो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, तो हम ऑप्शन निकालेंगे। देखते देखते कहना चाहिए सर, नहीं है क्योंकि फर्स्ट में कहा है को हम टाइम वेस्ट करेंगे। एक का भी यदि ऑप्शन sp3 हो गया तो बोलेंगे मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर।
इसका हाइब्सन निकालोगे ना शॉर्टकट से, शॉर्टकट में पाई को खोजते हो, क्या इसके पास पाई है? पाई दो ही जगह दिखता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पर ना ही डबल है ना ही तो एक भी पाई, 0 पाई बॉन्ड रहेगा, तो ऑप्शन क्या बोलोगे? sp3। हालांकि इसका ऑप्शन क्या होगा? sp2 sp2 sp। लॉन पेयर एक होगा, एक बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 हाइब्सन। एक का भी यदि हाइब्सन sp3 हो जाएगा तो बोलेंगे मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन। जल्दी स्पीड में। हो गया? एग्जाम्पल 6, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। चेक करो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। थोड़ा बढ़िया सा हाइब्सन आप पहले निकालो। ऑक्सीजन के लिए शॉर्टकट नहीं लगाओगे जी? ऑक्सीजन के लिए भी लगाओगे? ऑक्सीजन में शॉर्टकट नहीं लगेगा। हाँ हाँ, इसमें लग जाएगा। ये क्या है? sp2 है, ये sp2। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेंगे तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके पास खुद का अपना 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से देखो यूज कितना कर लिया? 2 यूज के, एक बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, बचा कितना? 4 का मतलब होता है लॉन पेयर 2। तो लॉन पेयर 2 है, लॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 1 1 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्सन sp3। ओके, मॉलिक्यूल कैसा दिखा? ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। ओके, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। और अभी आप जो हाइब्सन बोला ना sp3, आपका ये हाइब्सन भी आपका गलत है। कुछ नहीं होता एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता है केमिस्ट्री में, सबका रीजन होता है। हाँ, जिसका जो रीजनेबल होते हैं तो ये लोग, यहाँ के लोग एक्सेप्शन मानता है। सबका रीजन होता है, सबका वजह होता है। तो ध्यान रखो, आप पहले पूछोगे कि सर इसका हाइब्सन क्यों गलत हुआ। छोड़ो प्लेनर नॉन प्लेनर पे हम आ रहा हूँ। आपने तो सिखाया है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को यूज करके हाइब्सन निकालने के लिए। आपने लॉन पेयर सही बोला है, बॉन्ड पेयर भी सही बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी सही बोला है, और आपने हाइब्सन भी सही बोला है। तब पर भी हम कह रहा हूँ कि हाइब्सन गलत है। ऐसा नहीं कि आपने हाइब्सन का कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया इसलिए हाइब्सन गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपने हाइब्सन का कॉन्सेप्ट सही ही लगाया है। इसी तरह से आप एटम का हाइब्सन निकाला करते थे आज से 15-20 दिन पहले। तो बोले सर पहले सही होता था, आज क्यों गलत होने लगा? आज इसलिए गलत होने लगे, वो जो भले आप कह रहे हो इस ऑक्सीजन के पास 2-2 लॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर है, लेकिन परेशानी किस बात का हो गया? इस ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर रेजोनेंस में चला गया, एक लॉन पेयर डिलोकलाइज कर गए, डिलोकलाइज कर गए। हाँ, पहले चेक करो ये रेजोनेंस में है या नहीं है, रेजोनेंस में है या नहीं है ना? हाँ, यदि ये पाई बॉन्ड नहीं रहता, हम जरूर कहते 2 लॉन पेयर है तो 2 लॉन पेयर रहेंगे। यदि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर रहेगा। कब? जब इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहता तब। अब तो रेजोनेंस में चला गया वो। रेजोनेंस का मतलब होता है वो डिलोकलाइज कर गया, अपने पोजीशन को चेंज कर लिया, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर दिया।
और डोनेट करके पाई में कन्वर्ट हुआ है। एक सिग्मा तो दिख ही रहा है, एक पाई दिख रहा है। पाई से हम लोग हाइब्सन नहीं निकालते हैं, सिग्मा था, क्या था। यदि रहता है, ऑक्सीजन के बाद 2 लॉन पेयर रहता है तो रहते ही हैं, तभी तक रहते हैं जब उसका लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाते हैं। लेकिन अभी इसका लॉन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस में है, पाई के साथ तो रेजोनेंस में है, एक पाई बॉन्ड रहेंगे, एक पाई बॉन्ड चले जाएंगे। ओके सॉरी, एक लॉन पेयर रहेगा, एक लॉन पेयर रहेगा और एक लॉन पेयर चले जाएंगे पाई बनाने के लिए। तो बताओ इसके पास कितना लॉन पेयर बचा है? लॉन पेयर एक, बॉन्ड पेयर उतना ही, बॉन्ड पेयर को असर नहीं पड़ेगा, डिलोकलाइज कर भी जाएगा तो सिग्मा बनने वाला है। बॉन्ड पेयर कितना? 2, बॉन्ड पेयर अभी भी 2 है। लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 3। अब बताओ हाइब्सन क्या होगा? पक्का आए? तो बोला सर आज से 20 दिन पहले क्यों नहीं बताया था हाइब्सन निकालते समय? आज से 20 दिन पहले तुम्हें रेजोनेंस नहीं पढ़ाया था। क्या सब दिन सिद्ध के चलते रहेगा कि हमको मिक्सो करना है? तो इसी को बोलते हैं चकमा। सिद्ध का अभी तक सिद्ध का हम करा रहे थे, 4-5-6 कुछ सिद्ध का करा दिया आपको। तो थोड़ा मिक्स किया करो, बातें को घुमाया करो, बातें को मिलाया करो। तो एक कॉन्सेप्ट बनाओ आज दिन से हाइब्रेशन के लिए। सुनो, अब तो हाइब्रेशन पढ़ ही लिया था, रेजोनेंस भी पढ़ ही लिया है। यदि खास करके जब भी कहीं भी किसी भी जगह लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइब्रेशन आज दिन से अब निकालोगे, अभी तक तो हम ये बात नहीं कर रहा था, आज दिन से जब भी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का, कोई जरूरी नहीं कि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम मेरा केवल ऑक्सीजन ही रहते हैं, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम मेरा हेलोजन भी है, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम मेरा नाइट्रोजन फैमिली के भी लोग रहते हैं। लॉन पेयर वाले एटम का जब आज दिन से आप हाइब्रेशन निकालोगे तो थोड़ा सचेत रहना। क्या रहना? सचेत। हाइब्रेशन निकालते समय सचेत रहना। आपको हाइब्रेशन तो निकालना ही है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर तो निकालना ही है, लेकिन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालोगे थोड़ा सचेत होकर के निकालना। सचेत क्या रहना है? चेक पहले कर लेना, क्या जाता है हमको चेक करने में। हमने रेजोनेंस को चेक करने के लिए हमको आता है, 1 सेकेंड में चेक करेंगे कि रेजोनेंस में है या नहीं। यदि नहीं होगा, जितना तुम्हें आँख में दिख रहा होगा उतना लॉन पेयर बक देना। लेकिन यदि रेजोनेंस में रहा होगा तो जितना दिख रहा होगा उसमें से 1 कम करके बकना। याद रहेगी? तादिन से हाइब्रेशन निकालते समय सीधी आंख मूंद के हाइब्रेशन निकालते रहोगे या थोड़ा सा सचेत भी रहना है? क्या हम आपको सब जगह सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ? क्या सब जगह हाइब्रेशन निकालते समय डरते रहने के लिए बोला? इतना तो मेरे तरह हम आपको क्लियर कर दिया कि कब आपको डरना है, कब नहीं डरना है। आपको कभी नहीं डरना है, सिर्फ एक जगह डरना है। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के पास थोड़ा डर करके निकालिएगा, और डर करके निकालिएगा तो डर करके पूरे डरते नहीं रह जाइएगा। लॉन पेयर रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस में है या नहीं है, पता चल गया है या नहीं, तो डर तुरंत दूर हो जाएगा कि लॉन पेयर को कंसीडर करें या ना करें। जबकि अभी हम लॉन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। है लॉन पेयर कितना? 2, लेकिन 2 लॉन पेयर को हमने कंसीडर नहीं किया। करता तो हाइब्रेशन sp3 आता। कितना लॉन पेयर को कंसीडर करोगे? 1 करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि 2 था तो 1 करेंगे, 3 रहेगा 2 कर लेंगे कंसीडर। 1 लॉन पेयर तो रेजोनेंस में चला जाएगा, समझे ना? अभी 2 था तो कितना? 1 चला गया, 1 बच गया, 3 रहेगा तो 2 रहेगा और 1 चला जाएगा, तो कंसीडर 2 होने लगेंगे। हो जाए तो क्या बोलोगे आंसर इसका? sp2 पक्का। तो बगल में लिखना चाहिए, कट करो और बगल में इसको सही करो, और बगल में लिखो ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू, हाँ लिखो। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का 1 लॉन पेयर रेजोनेंस में गया, वो पाई बॉन्ड बनाया, हाँ, कार्बन को फिर दिक्कत है, वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा ना नेक्स्ट पार्टी पर, तो फिर ये 3 हो गया। हाँ, तो रेजोनेंस में चला गया तो ये मान लिया चला गया, ये तोड़ दिया, तब परवेश का हाइब्रेशन बाबू रे sp2 ही मिलेंगे। इसका sp2 रहेगा सर, इसका तो टूट जाएगा, इसके पास 0 का।
हाँ किसके पास, इसके पास ना, टूट जाएगा, क्या दिक्कत है। 0.1 का हाँ तो 0 चला जाएगा तो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो डेवलप होगा ना, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा, इसका तो हमने आप देखोगे ना। जब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज डेवलप भी हो गया, हाँ सुनो, जितना तुमको बताया पहले वो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। मान लो एक बॉन्ड तोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब बताओ इसका हाइब्रेशन तुम निकालो, आप निकालोगे तो इसके पास कितना है, 4, एक गेन किया कितना 5 में से यूज कितना किया, 3 यूज किया है, नहीं किया है, देखते हैं बचा कितना, तो लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तुरंत कहोगे सर इसका तो हाइब्रेशन sp3 हो गया, नहीं ना, अभी भी बोलेंगे sp2 है। तो बोलो सर नेगेटिव चार्ज आएगा तो sp3 तो दिख रहा है, हाँ जी नेगेटिव चार्ज आया, sp3 हमें ज़रूर दिख रहा है। तुमको ये भी तो दिखना चाहिए इसके पास लॉन पेयर है, है या नहीं है, चेक करो। अब तो देखबे किए, तुम डिलोकलाइज करा दिया तो क्या हो गया, आपने स्ट्रक्चर मान लो बना ही लिया, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। अब चेक करो क्या है मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या नहीं है या नहीं है। ये जहाँ लॉन पेयर आपने कंसीडर कर रहा था, लॉन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है, नहीं। लॉन पेयर कितना 1, बॉन्ड पेयर कितना 2 1 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रेशन है, लेकिन हाइब्रेशन क्या हो गया, लॉन पेयर 1 तो दिख रहा है, लेकिन लॉन पेयर 1 रहेंगे तभी तो वो किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। अब लॉन पेयर कितना कंसीडर करोगे, 0, बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 3, नहीं हाइब्रेशन नहीं। समझे बात को, ये समझो कि यदि हम समझ गए बात को, आपकी बात को, आपको ये कन्फ्यूजन हो गया सर बॉन्ड ब्रेक करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा तो लॉन पेयर 1 हो जाएगा, ठीक है लॉन पेयर 1 हो जाएंगे। जब नेगेटिव चार्ज बन गया तो मेरा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल नहीं, वो केमिकल स्ट्रक्चर है, और आपको मालूम चलना चाहिए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल केमिकल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस में रहता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस में रहते हैं। नहीं समझ बात को, ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है इसके सापेक्ष में, तो ये भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है उसके, पक्का। तो इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो ये भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका लॉन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, तो रहेगा या रुक चला जाएगा, चला जाएगा। तो चला जाएगा तो कंसीडर करोगे या ना करोगे, तो कंसीडर कितना करोगे, 0 हो जाएगा। नहीं समझो बात को क्या, अरे आप इसको इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस पे चला गया, अब केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन का लॉन पेयर भी तो रेजोनेंस में है ना, क्या एक दूसरे क्या रेजोनेंस नहीं दिख रहा आपको क्या, हाँ ठीक है। तो क्या बोलोगे sp3 बोल दोगे, नेगेटिव चार्ज आ भी जाएगा तो, अरे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम बोलेंगे sp3, लेकिन तभी तक बोलेंगे जब ये रेजोनेंस में, तो चेक करो तो रेजोनेंस में नहीं है क्या, तो लॉन पेयर है तो लॉन पेयर को कंसीडर करोगे या डिलोकलाइज करा दोगे, डिलोकलाइज करा देंगे, डिलोकलाइज कराने में मतलब रेजोनेंस में भेज देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। जब चला ही गया तो उसको कंसीडर का मतलब क्या, शामिल करना। कंसीडर का मतलब क्या होता है, कंसीडर कर लिया, कंसीडर करिए मीन्स क्या, नहीं बोलते हम आपको कंसीडर कर लिया, कंसीडर करने में मिला लिया, तो आप कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, यहाँ करेंगे कंसीडर, यहाँ करना है यहाँ नहीं करना है, क्योंकि लॉन पेयर किस में चला जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो इतना क्लियर हम ही कर सकते हैं आपको समय दे करके। चलो तो याद रखना, तो जब भी आप आदिन से हाइब्रेशन निकालोगे, खास करके लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का, तो थोड़ा चेक कर लेना कि रेजोनेंस में है या नहीं है। रेजोनेंस में होगा तो जितना होगा उसमें से 1 कम करके बोलना है, 1 कम मान 2 होगा तो कंसीडर 1 करिएगा, यदि 3 होगा कंसीडर आपको 2 करना है। कंसीडर मतलब क्या, हाइब्रेशन निकालने में उतना ही कंसीडर, 1 तो चला ही गया, हो जाएगा। लिखो, लिख लिए। ऐसी बात है तो 2-4 और कराएंगे हम, जरूर कराऊंगा। आप थोड़ा सा हमको कराने दो अपने हिसाब से, है
नंबर सिस्टम 7 होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हाइब्सन पूछता है, तो हाइब्सन नॉर्मल नहीं पूछता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम नॉर्मली पूछ लेगा मीथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, मीथेन में कार्बन का हाइब्सन क्या होता है, सब छोटा छोटा पूछेगा। लेकिन जब इंट्रेंस में पूछता है तो स्पेशली पूछता है बताओ हाइब्सन क्या है, और वैसा का हाइब्सन वो पूछता है जो कि लिमिटेशन के अंतर्गत आता है। लिमिटेशन नहीं रिलेट कर रहा है ना जी। अभी आपने किसके आधार पे लॉन पेयर एक कंसिडर कराया, रेजोनेंस का जो लिमिटेशन था उसको यूज हो गया, यहाँ पे नहीं यूज हुआ। आज इसको लिमिटेशन नहीं मालूम रहेगा तो क्या कहेगा, लॉन पेयर क्या गो है, 2 गो है, बॉन्ड पेयर 2, हाइब्सन क्या बक देगा। तो एक तो हाइब्सन वो गलत बोला, दूसरा भी क्वेश्चन वो गलत कर डाला, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ओके हाँ, जिसको लिमिटेशन मालूम रहता है, जैसे अब मेरे तरह हमने आपको बता दिया कि सचेत रहना है, बच्चा फिक्स कर लिया और कहाँ कहाँ फोकस में रखना है बातें को, टीचर की बात को याद रखा एग्ज़ाम के हॉल तक, तो बच्चा काम करके निकल के आ जाता है, नेगेटिव करके नहीं आता है। जो पढ़ रहा है कहाँ पे टीचर फोर्सली बात किया है, कहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला है, कहाँ पे ध्यान कम रखने के लिए बोला है, तो वो सब ध्यान रहता है, तो बच्चे क्वेश्चन स्पीड बनाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना रहे, पहले ऐसे करना तब ऐसे करना, ये सब बात याद रहता है, फटाफट स्पीड पकड़ता है। तो क्वेश्चन से पढ़ता है सभी पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जो रैंकर होता है ना, जो रैंकर होता है 1 2 3, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है तीनों में। 10 तक 15 20 रैंकर तक कोई डिफरेंस नहीं होता। बच्चे को बैठाओगे ना 20 बच्चे को, 20 बच्चे का ब्रेन एक जैसा तुमको नजर आएगा। बच्चों 20 बच्चे एक जैसा मेहनत किया है, लेकिन तब पर 1 2 3 4 5 क्यों आ गया। कोई बच्चा है कि थोड़ा स्मार्टली किया, टीचर की बात को ज़्यादा याद रखा, प्रैक्टिस उसका हो सकता है ज़्यादा हुआ होगा, सब जानता है। जो 1 to 20 रैंकर है सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ, लेकिन कोई कुछ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं मिस कर गया, मिसिंग हो गया। 3rd रैंकर जो आया उसको मिस कहीं कर गया, गलत नहीं किया, मिस कर गया, कहीं बात स्केप कर गया उसका, तो नेगेटिव चला गया उसका। और जो बच्चा टाइट होकर के क्वेश्चन बनाया, सब बात को ध्यान में रख करके बनाया, उसका क्वेश्चन करेक्ट निकला, तो रैंकर बन गया। तो यही होता है। तो बातें को याद रखी जाती है, कहाँ पे कैसा काम करना है नहीं करना है, उसके लिए एक एक फॉर्म देखा जाता है। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये याद रखा जाता है, ये सब तरीका होता है ना। तो ज़्यादा हम समय नहीं गंवाऊँगा, बस इतना ध्यान रखें कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो काम अच्छा होता है। देखो तुम यहाँ पे चेक करना मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। इसको तो हाइब्सन तुरंत कह दोगे sp2 है, क्योंकि एक पाई है इसके पास भी एक पाई है sp2, एक पाई है sp2, इसके पास भी एक पाई दिख रहा होगा sp2, इसके पास भी एक ही पाई है sp2। थोड़ा यहाँ पे संभलना है थोड़ा सा। आप हाइब्सन निकाल रहे हो, हमने अभी जस्ट आपको बोला संभल के रहना है। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के पास, इसके पास लॉन पेयर है, क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम को थोड़ा संभल जाना है। क्या जाता है चेक करने में, रेजोनेंस में है या नहीं होगा तो सिंपली जैसे निकालते थे दुर्रा, मतलब सरपट करके आँख मूंद करके वैसे निकालेंगे। चलो इसका हाइब्सन निकालना है, शॉर्टकट तो लगाओगे नहीं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर देखना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते, 5 में से 3 यूज कर लिया है, बचाए कितना, लॉन पेयर है। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइब्सन निकालना चाह रहे हो, क्या रेजोनेंस में है या नहीं है। देखना कितना, देखना क्या होता है। लॉन पेयर रेजोनेंस में है, भेजोगे तो लॉन पेयर 1 दिख रहा है, लॉन पेयर 1 दिख रहा है। बॉन्ड पेयर बताओ कितना, 1 सिग्मा इधर से 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्सन। लेकिन क्या रेजोनेंस में नहीं भेजोगे, भेजोगे ना, भेज दोगे। क्योंकि बोला ना सर यहाँ ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में था तो लॉन पेयर को भेज दिया, 2 के बदले हमने 1 बोल दिया।
तो यहाँ भी नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में है, लॉन पेयर को भेजो, लॉन पेयर 0 कहो, बॉन्ड पेयर 2 कहो, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 कहो, हाइड्रोजन sp का डालो। जबकि इसका हाइड्रोजन अभी sp गलत है। क्या है? समझे नहीं आया? अरे उल्टो पुल्टो सीधा करो क्वेश्चन को, उल्टो पुल्टो। तुमने लिमिटेशन को ध्यान में अच्छे से रखा ही नहीं। तो सुनो, इसके पास लॉन पेयर था। 3 बात हम बोल रहे हैं आपको। यदि किसी एटम के पास लॉन पेयर है तो लॉन पेयर जितना है उतना रहेंगे, जितना लॉन पेयर है उतना लॉन पेयर को कंसीडर करेंगे, बशर्ते वो रेजोनेंस में ना रहे। एक बात। दूसरी बात, किसी एटम के पास लॉन पेयर है उतना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसके पास तो नहीं रहा। इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में था, एक को भेज दिया, एक को बचा लिया। इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर दो इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर, इस ऑक्सीजन पर दो लॉन पेयर था। 2 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर रेजोनेंस में था, एक को भेज दिया, एक को रोक लिया। तो रोक लिया तो रोक करके हाथ से निकाला। इसके पास भी लॉन पेयर है। जिस तरह से ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर था और रेजोनेंस में था, उसी तरह से नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है और लॉन पेयर रेजोनेंस में। ऑक्सीजन का भी लॉन पेयर रेजोनेंस में, नाइट्रोजन का भी है। और हमने कहा था लॉन पेयर रहेगा तो रेजोनेंस में जाएगा। ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है। लेकिन ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में चले जाएंगे और नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में रहते भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। यहाँ लॉन पेयर रेजोनेंस में तो भेज दिया, तो कितना लॉन पेयर कंसीडर किया? 1। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर भी है, रेजोनेंस में भी है, तो उसके बावजूद भी हम इसकी लॉन पेयर को नहीं भेजेंगे। भेजोगे क्योंकि इसलिए कि आपने तीसरा शायद लिमिटेशन आपने देखा था, यदि किसी एटम के पास पाई भी हो, लॉन पेयर हो, उस स्थिति में पाई रेजोनेंस में जाएगा। देखो चकमा आगे ने खाया कि नहीं खाया। तो सभी बातें को एक साथ ध्यान रखना होगा। लॉन पेयर रेजोनेंस में तो भेजते हैं, नो डाउट। तो स्थिति भी तो देखेंगे कहाँ आप भेजते हो। यहाँ स्थिति दूसरी थी, यहाँ भी ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में था, यहाँ नाइट्रोजन का भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ पे कोई पाई नहीं है, यहाँ पे इसके पास पाई भी है। इस केस में लॉन पेयर को ना भेज करके वो पाई को भेजेगा, लॉन पेयर को बचा लेगा मीन्स स्थिर करा लेगा, लोकलाइज करा लेगा। तो लोकलाइज करा लेगा क्या? चला गया क्या? चला गया क्या? कंसीडर करोगे या ना करोगे? करेंगे। कंसीडर हाइड्रोजन निकालने में कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? कंसीडर का मतलब क्या? हाइड्रोजन निकालते समय इसको हम यूज करेंगे। क्या आपने यहाँ दोनों को यूज किया? कितने को यूज किया? 1 को यूज किया, मीन्स एक को कंसीडर किया हाइड्रोजन निकालने में। यहाँ पे उसको यूज कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो क्या बोलोगे? लॉन पेयर 0 ना, कितना बोलोगे? 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। ध्यान रखोगे? क्लियर हुआ या ना हुआ? तो जब भी आज दिन से हम कर रहा हूँ, जब भी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन निकालोगे तो चेक कर लेना हाइड्रोजन निकालने से पहले कि रेजोनेंस में है या। यदि रेजोनेंस में है तो भेज देना। अब भेजते समय भी देखना कि भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। यदि सिर्फ लॉन पेयर होगा तो भेज दीजिएगा, लॉन पेयर के साथ पाई भी रहेगा तो उसमें मत भेजिएगा। हो जाएगा। इसी आधार पे आप एक मॉलिक्यूल को चेक करके आना। जानते हो तुमको लिमिटेशन नहीं आएगा ना, तुमको प्लैनेट नहीं चेक करने के लिए आएगा। सुनो ना,
प्लेनिटी चेक करने के लिए आएगा ना, अभी जस्ट हम एरोमेटिक का कंडीशन लिखने वाले थे, तुमको एरोमेटिसिटी नहीं चेक करने आएगा, मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, सब एक दूसरे से लिंक थोड़ा सा करता है। तो थोड़ा सा पढ़ा करो, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मैथमेटिकल्स से जितना तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम जो सोचोगे हम कॉपी देख करके फिजिकल की तरह या इनऑर्गेनिक तरह पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत टू ईजी है जी, हमको इसमें मेहनत नहीं लगता, हमको तो मेहनत इनऑर्गेनिक में लगता है, बकना पड़ता है वहाँ, फिजिकल में बकना पड़ता है। ये हमको बकना नहीं है, बस लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान रखते, उल्टा पुल्टा करते, हल्का हल्का टर्न लेते हैं, हल्का हल्का टर्न लेते हैं, बातें घूमते रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे तो ईजी पड़ जाता है। इसलिए बोलता है कि और इनऑर्गेनिक क्या होता है, या तो किसी बच्चे को या तो डिफ़िकल्टी लगता है या तो बहुत ईजी लगता है, इससे ज़्यादा ईजी कुछ है ही नहीं। तुम जिस तरह से मैथ में मार्क्स उठाते हो ना 100/100, उस तरह से ऑर्गेनिक 100/100 मार्क्स देता है। इसमें कोई रॉन्ग होने का चांस ही नहीं है। हाँ, यदि सही कॉन्सेप्ट लगा लिया तो तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत रिजल्ट आता है। फिजिकल में तो कैलकुलेशन है, गुना भाग जोड़ घटाव करते हो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा ब्रेन लगाओ, पेन को स्थिर रखो, टिक मारो, ऑप्शन दिखता है, ये इसके साथ रीड किया, ये बना, ये इसके साथ, बस इतना होते रहता है, बढ़ाते रहो रिएक्शन को। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली टू डेली, आपको फॉरम टू फॉरम मीन्स क्लास वाइज आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना होगा आपको, और प्रैक्टिस करना भी चाहिए, अच्छा है ना चीज़। और जानते इस सारा चीज़ आपका 11th रिलेटेड है, सारा चीज़ 11th रिलेटेड है। कल तक हम आपको 11th ही तक पढ़ाऊँगा, अभी से जो पढ़ा रहा हूँ ना 20, 25, 30 दिन से ऑर्गेनिक, सिर्फ और सिर्फ 11th का चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 11th का पढ़ा रहा हूँ। और देखना कल हम 2 नंबर का, परसों 2 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन फिक्स रहता है, अल्टरनेट देखना क्वेश्चन बैंक उठा करके, एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ या कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बार बार पूछते रहता है। और जब तक तुम नहीं जानोगे कौन एरोमेटिक है, कौन इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, कौन रेजोनेंस में, तुम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकाल ही नहीं पाओगे, वह फिक्स नहीं ना। हाँ ठीक है, फॉर्मिक एसिड का अम्ल क्षमता फिनॉल से ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन हम लिखा दूंगा ये होता है तो होता है, लेकिन हमको फॉर्मिक एसिड की जगह पे एसिटिक एसिड दे दिया, तो सब तो हम आंसर नहीं लिखाते रहूँगा, हम एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जैसा एसिड आएगा उस हिसाब से हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते रहेंगे। मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए EN देखते हैं, साइज देखते हैं, पहले भी देखते थे, अभी भी देखेंगे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ के देखेंगे। आई इफेक्ट देखेंगे, आई में दोनों इफेक्ट देखेंगे, M देखेंगे, दोनों इफेक्ट देखेंगे, रेजोनेंस भी देखेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूटेड भी हमको थोड़ा देखना है, एरोमेटिक देखना है, जो एरोमेटिक होते हैं उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। ये सब बातें घुमाना है। हाँ, तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा चेक करके आना, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, चेक करके आना थोड़ा सा।